तो मुल्क के सबसे बड़े नतीजों पर सबसे पैनी नजर न्यूज 18 उर्दू की। अब से कुछ देर बाद यानी ठीक 6:26 पर न्यूज 18 उर्दू का एग्जिट पोल आने वाला है, जिसने एप्सिस इंटरनेशनल के इश्तराक से ये एग्जिट पोल कराया। आपको बता दें कि एप्सिस इंटरनेशनल एजेंसी, जिसने ब्रेक्जिट, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के चुनाव का भी एग्जिट पोल किया था, सबसे सटीक एग्जिट पोल 6:26 पर कि आखिर मुल्क का अगला वजीर आजम कौन होगा, दिल्ली की गद्दी किसके हाथ लगने वाली है, किन रियासतों में इलाकाई पार्टियों का जोर होगा, या फिर कौमी यानी कांग्रेस या बीजेपी, किस पार्टी के हक में आवाम के मूड में आखिर क्या कुछ था। बहुत हद तक तस्वीर 6:26 पर साफ हो जाएगी। 6:26 पर न्यूज 18 उर्दू का सबसे सटीक और सबसे सही एग्जिट पोल आने वाला है। कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि आम इंतखाबात 2019 के आखिरी मरहले में ठीक 2-3 मिनट और बचे हुए हैं। हालांकि 6 बजे तक जितने वोटर पोलिंग बूथ के कैंपस के अंदर पहुंच जाएंगे, अहाते के अंदर पहुंच जाएंगे, वो वोट कर सकते हैं। लेकिन ऑफिशियल तौर पर 6 बजे तक पोलिंग का टाइम है, जिसमें अब 3 मिनट और बचे हुए हैं। और 6:26 पर सबसे पहला एग्जिट पोल न्यूज 18 उर्दू पर। लगातार 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आबिद रसूल खान साहब टीआरएस लीडर हैं, और इनके अलावा तनवीर सादिक नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आबिद रसूल खान साहब, आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले तनवीर सादिक साहब, क्या कुछ आपका तजुर्बा कह रहा है? जम्मू की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस का सपोर्ट किया था। श्रीनगर में खुद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मैदान में है। जम्मू कश्मीर के अगर हम नतीजों की या यहां की लड़ाई की बात करें, कैसे देखते हैं तनवीर साहब? देखिए, अभी तो हम उसके ऊपर डिस्कशन भी नहीं कर सकते शायद 6:26 तक, लेकिन ये कहूंगा कि जो भी मुझे लगता है आज का रिजल्ट होगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप लीडरशिप या लीडर के बॉडी लैंग्वेज से देखेंगे। कल अगर आप देखेंगे, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी प्रधानमंत्री जी की, तो उसमें बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कह रही थी। अब मैं कोई ये एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। मतलब जो 2014 वाले बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस था, वो आज 2019 का कॉन्फिडेंस वो नहीं है। मैं ये भी जानता हूं कि आज जो यूपी का जो महागठबंधन हुआ, उससे भी बहुत बड़ा फर्क आने वाला है, और शायद दिल्ली में हम 23 को एक डिफरेंट सरकार देखेंगे। अब क्या होगा वो हमें अभी पता चलेगा। शायद आपका जो एग्जिट पोल होगा उससे भी हमें बहुत पता चलेगा। और उसके साथ में जम्मू कश्मीर में भी आपको ये बोलूंगा कि पिछली बार भाजपा और पीडीपी के 3-3 सीटें हुई थी, उसमें भी आप एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखेंगे। आज शायद पीडीपी कोई ना जीते और बीजेपी शायद बहुत कम हो। उस पर आप डिस्कशन तो आगे होगा ही, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये जो आज वर्डिक्ट होगा पूरे मुल्क का, वो बहुत ही एक डिफरेंट वर्डिक्ट होगा। बिल्कुल। आबिद रसूल खान साहब, तकरीबन आम इंतखाबात 2019 के 7वें मरहले का भी वक्त मुकम्मल हो गया। पहले फेज में तकरीबन 1 महीने पहले तेलंगाना में पोलिंग हुई थी। क्या कुछ अनुमान या तजुर्बा इस बार कह रहा है, और कितना अहम रोल होगा टीआरएस हुकूमत का, केसीआर साहब का दिल्ली की सरकार में? देखिए अबू हुरैरा साहब, हम कॉन्फिडेंट है और इंशाल्लाह हम जीतने के इम्कानात है। 16 सीट यहाँ पे 17 में से, और 1 सीट जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी साहब जीतने के पूरे इम्कानात हैं। और हमको पूरा कॉन्फिडेंस है इस बात से कि क्योंकि असेंबली में हमने स्वीप किया था, लोकल बॉडीज़ में हमने स्वीप किया था, और पार्लियामेंट में भी पब्लिक का जो मूड था और पब्लिक का जो रुझाव था, वो पूरा टीआरएस की तरफ था और टीआरएस को जिताने की तरफ था। अब बात रही केसीआर साहब की। केसीआर साहब शुरू में से ही कोशिश कर रहे हैं कि एक अल्टरनेट फ्रंट बने, जिसका नाम हम फेडरल फ्रंट दिए हैं, और जो नॉन कांग्रेस और नॉन बीजेपी हो। इसका मकसद ये है कि जो रीजनल पार्टीज़ हैं, ये रीजनल पार्टीज़ की अपनी ओन आइडेंटिटी होना चाहिए, और ओन उनके डिमांड्स और उनके रिस्पेक्ट होना चाहिए। आज जो हम फेडरल सिस्टम देख रहे हैं इस मुल्क में, ये पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया है। जो हमारे दोस्त हैं उनको फ़ायदा है, जो
उनके दोस्त नहीं है, उनको पूरा नुकसान है। तो ये सिस्टम को हम ख़त्म करवाना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हर स्टेट अपना हक मांगे, अपना हक ले और उसके जो डेवलपमेंट हो बगैर कोई सियासी भेदभाव के डेवलपमेंट हो। और ये सिर्फ और सिर्फ एक थर्ड फ्रंट में हो सकता है। और हमारी उम्मीद है जैसा आपके एग्जिट पोल्स बाहर आएंगे और दूसरे चैनल्स में भी बताया जाएगा, उसके बाद ये एमालगेशन और एक दूसरे के पास आना और एक दूसरे से जुड़ने की शुरुआत होगी और इन अगले 2-3 दिन में ये फ्रंट का एक शेप आएगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये फ्रंट 2019 में मई 23 के बाद ये मुल्क में हुकूमत करने का दावा करेगा और हुकूमत करेगा। और अपने नाजरीन को हम एक बार फिर से बता दें कि 6 बज चुके हैं, मतलब 7वें और आखिरी मरहले की पोलिंग खत्म, लेकिन जो वोटर पोलिंग बूथ के अंदर मौजूद होंगे उन्हें 6:30 बजे तक वोट करने का हक हासिल होगा। लेकिन ऑफिशियल अगर हम टाइम की बात करें तो 2019 आम इंतखाबात के 7 मरहले एक तरह से मुकम्मल हो गए हैं। 7वें और आखिरी मरहले की पोलिंग भी एक तरह से मुकम्मल हो चुकी है। ठीक 6:30 बजे मतलब 6:26 पर न्यूज 18 उर्दू का सबसे सटीक एग्जिट पोल आने वाला है जो तय करेगा कि आखिर मुल्क का अगला वजीर आजम कौन है, रियासतों में कौन सी पार्टी इस बार बाजी मार रही है। अगर रीजनल पार्टियों की हम बात करें और नेशनल लेवल पर अगर बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो किसमें कितना दम है। अब से कुछ देर बाद और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सिर्फ कुछ और मिनट के बाद न्यूज 18 उर्दू लगातार आप तक मुल्क का सबसे बड़ा और सबसे सटीक एग्जिट पोल लाने वाला है। इस बीच मेरे साथ प्रेम कुमार जैन साहब टीडीपी लीडर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम कुमार जैन जी, आपका भी इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। चंद्रबाबू नायडू जी लगातार अभी चुनाव चल ही रहे थे, लेकिन मैंने देखा कि वो 4थे या 5वें मरहले या फेज के बाद लगातार उन्होंने मुलाकातों का दौर शुरू कर दिया है। जी हाँ, निसंदेह चंद्रबाबू नायडू साहब अपना कार्य में लग गए हैं और ये हमारा दावा है कि 23 तारीख के बाद महागठबंधन की सरकार देश में बनेगी और चंद्रबाबू नायडू साहब का उसमें एक अहम रोल होगा। जिस प्रकार मोदी सरकार ने लोगों को धोखा दिया, लोगों को इच्छाओं के विपरीत निकली, ना विकास कर पाई, ना जनता का साथ ले पाई, इसीलिए लोग जो पब्लिक है अब उनके अगेंस्ट में वोट दे रही है और महागठबंधन को एक बड़ी जीत की तरफ ले जा रही है। लेकिन प्रेम कुमार जैन जी, दूसरी तेलुगु रियासत अगर हम तेलंगाना की बात करें, जिससे आंध्र प्रदेश से जो अलग रियासत हुई है, यहां पर केसीआर जी फेडरल फ्रंट की बात कर रहे हैं, नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। लगातार वो भी मेहनत कर रहे हैं और सबसे मुलाकातें कर रहे हैं। देखिए, केसीआर साहब का अपना सपना है, लेकिन वो सपना हकीकत में होने वाला नहीं है। मैं बार बार ये बोल चुका हूं, उनके साथ 3-4 पार्टियां भी सही हैं, जहां 23 पार्टी लगातार चंद्रबाबू नायडू साहब के समर्थन के लिए तैयार हैं, उनके साथ जुड़ी हुई हैं। वहां ये दावा करना कि फेडरल फंड कुछ कर पाएगा, ये बात कहीं भी मायने नहीं रखती और ये समय बता देगा 23 तारीख के बाद कि फेडरल फंड बनेगा या महागठबंधन की गवर्नमेंट बनेगी। तनवीर सादिक साहब, अब लगातार क्योंकि चुनाव का वक्त पूरा हो चुका है, अब से कुछ देर बाद एग्जिट पोल भी आना शुरू हो जाएंगे। न्यूज 18 उर्दू का भी सबसे बड़ा सैंपल सर्वे के बाद एक तरह से एग्जिट पोल आने वाला है। लेकिन तनवीर सादिक साहब, उससे पहले जब सरकार बनाने की बातें शुरू हो गई, 5वें फेज के बाद ही हमने देखा कि चंद्रबाबू नायडू या केसीआर एक तरह से एक्टिव हो गए, मुलाकातें उन्होंने शुरू कर दी। एक तरफ फेडरल फ्रंट की बात हो रही है, दूसरी तरफ महागठबंधन यानी अजीम इत्तेहाद की बातें हो रही हैं। कैसे इन तमाम सरगर्मियों को देखा जाए सादिक साहब? पहले तो देखिए 6 बज चुके हैं। मैं पूरे मुल्क को एक मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इतना लेंथी इलेक्शन शायद पहली बार इस मुल्क की हिस्ट्री में हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी एक हुकूमत आए 23 को जो लोगों के एहसासात और लोगों के जो मुश्किलात हैं उनको हल करे। अब जहां तक आपका सवाल है फेडरल फ्रंट या महागठबंधन की, देखिए मैं ये तो मानता हूं कि जो भी रीजनल पार्टीज है वो जो अगली हुकूमत बनेगी, चाहे 23 को बने या उसके बाद बने, वो एक इंपॉर्टेंट रोल करेगी। चाहे वो फिर फेडरल फंड आप उसका नाम दे, महागठबंधन नाम दे, चाहे वो केसीआर साहब हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू साहब हो, चाहे हमारी यहाँ पार्टी हो। हमारे तो सीट्स बहुत कम है, लेकिन ये मैं मान के चलिए आपकी इस मुल्क में जो अगली हुकूमत आएगी वो तभी आएगी जब ये रीजनल पार्टीज इकट्ठे होकर एक थर्ड फ्रंट या एक फ्रंट खड़ा करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि भाजपा और कांग्रेस के पास अपनी एक
फुल मेजॉरिटी होगी। ये मैं समझ सकता हूं जितना मेरी अपनी छोटी मोटी सोच है, सियासी सोच है, और मैं ये भी समझता हूं बिल्कुल, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की, यानी जो नेशनल मिलेगा। पार्टियां, इनके लिए जो रीजनल पार्टियां वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली हैं सादिक साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होगा, और उस इंपॉर्टेंट रोल में ये इस मुल्क के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपने देखा कि पिछली हुकूमत जो ब्रूट मेजॉरिटी बीजेपी के पास आई थी, वो जो मर्जी वो कर सकते थे, लेकिन आज जब ये एक अलायंस गवर्नमेंट आएगी, उससे एटलीस्ट जो रीजनल एस्पिरेशंस है उनको सुना जाएगा, और उनके ऊपर जो भी उनके मसाइल है उनको उनके वो हल किसी तरीके से एक सोल्यूशन आएगा उन तक। बिल्कुल। मैं आबिद रसूल खान साहब आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि पिछले दिनों खबर आई थी कि केसीआर साहब ने अब डिमांड भी एक तरह से शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि अगर वो किसी का सपोर्ट करेंगे तो सेंटर में उन्हें डिप्टी पीएम का जो ओहदा है वो कम से कम चाहिए। मतलब डिमांड की अब भी तोल मोल की भी सियासत एक तरह से शुरू हो गई है। नहीं, अबू हुरैरा साहब, ये बात बिल्कुल गलत है। केसीआर साहब बिल्कुल इसको साफ किए हैं, एक बार नहीं 5-6 बार अब तक मीडिया के सामने और भी पब्लिक से भी बात करते हुए कि वो जो कोशिश कर रहे हैं सिर्फ मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, अपने कोई पोजीशन या अपने कोई पोस्ट या प्राइम मिनिस्टर या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। और ये बात उनकी बिल्कुल साफ है कि आज जैसा अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन सादिक साहब बताए थे कि मुल्क के सामने ऐसे हालात बन गए हैं कि एक डिक्टेटरशिप चल रही है, और यहाँ पे कोई रीजनल पार्टीज़ या खुद बीजेपी के अलाइज का कोई रोल नहीं रहा। उसी तरीके से कांग्रेस जो हुकूमत करी थी, कांग्रेस भी अपने अलाइज को इतनी इज्जत नहीं दी और उतना उनको अहमियत भी नहीं दी। तो आज ये सब पार्टीज़ एक बार जब उनके वो सीट आ जाएंगे तो उनको ये सोच ज़रूर उनको ये करेगी कि भाई हम एक ऐसा फ्रंट बनाए जहाँ पे हर पार्टी की एक बात रहे और हर पार्टी का एक रेस्पेक्ट और इज्जत रहे। तो और ये फ्रंट की कोशिश केसीआर साहब कर रहे हैं बगैर कोई अपने बेनिफिट के लिए, और वो भी ये चाहते हैं कि मुल्क का सेक्युलरिज्म, आबिद रसूल खान साहब, अब इसमें सवाल ये उठ रहा है कि जिस रहे बिल्कुल आबिद साहब, इसमें सवाल ये उठ रहा है कि जो कोशिश केसीआर साहब कर रहे हैं, क्या उन्हें जो दूसरी पार्टियों और खासतौर से अगर साउथ रीजन की हम बात करते हैं, क्या साउथ की पार्टियों का साथ मिलेगा केसीआर साहब को फेडरल फ्रंट बनाने के लिए? देखिए, ये सिर्फ केसीआर साहब का काम नहीं है। उन्होंने एक सोच लेकर आगे बढ़े हैं, एक मूवमेंट लेकर आगे बढ़े हैं, और लोगों को, दूसरे पार्टीज़ को ये समझा रहे हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों है। आज आप देख रहे हैं हर पार्टी के स्पोक्स पर्सन, चाहे वो आप मायावती जी की पार्टी ले लीजिए और अखिलेश यादव साहब की पार्टी ले लीजिए, आज ये सोच पर आ चुके हैं कि भाई फेडरल फ्रंट या एक थर्ड फ्रंट की आज ये मुल्क को ज़रूरत है। तो ये जो केसीआर साहब की कोशिश है या केसीआर साहब का फ्रंट है, बोलना गलत है। ये उनका कोई इसमें पर्सनल कुछ बेनिफिट नहीं है, और उनकी सोच ये है कि मुल्क में कोई ना कोई मोटिवेट करें, कोई ना कोई शुरुआत करें, और ये शुरुआत केसीआर साहब करे हैं। मगर अब आगे जो फ्रंट बनेगा वो फ्रंट पूरे पार्टीज़ का होगा, और पूरे अहम इसके नेता जो होंगे, लीडर्स होंगे, और ये लोग बैठकर अपना फैसला करेंगे कि किस तरीके से हुकूमत बनेगी, किस तरीके से हुकूमत चलेगी। मगर मैं ये मानता हूँ कि आज जो हालात मुल्क के हैं वो देखते हुए हर रीजनल पार्टी ये चाहेगी कि हमारा कुछ इंपॉर्टेंट रोल रहे, कोई बड़ी पार्टी के नीचे हम दब ना जाएं, कोई बड़ी पार्टी के शैडो में हम ना फंस जाएं। तो ये जो सोच जब बनेगी तो मुझे पूरा यकीन है कि एक फेडरल गवर्नमेंट बनने के पूरे इम्कानात हैं मुल्क। बिल्कुल। मैं प्रेम कुमार जैन जी, जो मुलाकातों का दौर चंद्रबाबू नायडू साहब ने शुरू किया है, अब सवाल ये उठता है कि अगर सिर्फ साउथ की ही हम बात कर लें, क्या साउथ की जो दूसरी पार्टियां हैं उनका साथ एक तरह से चंद्रबाबू नायडू साहब को मिलेगा, या जिस गठबंधन की बात हो रही है क्या साउथ की जो दूसरी पार्टियां हैं वो गठबंधन के साथ आएंगी? सिर्फ मैं अगर आंध्र प्रदेश की बात कर लेता हूं, जगन मोहन रेड्डी की अगर बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर चंद्रबाबू नायडू पहले से गठबंधन के साथ हैं तो क्या ऐसे में जगन मोहन रेड्डी की वहां पर रसाई होगी, जगन मोहन रेड्डी भी एग्जिस्ट करेंगे वहां पर? गठबंधन के साथ हैं तो क्या ऐसे में जगन मोहन रेड्डी की वहां पर रसाई होगी, जगन मोहन रेड्डी भी एग्जिस्ट करेंगे वहां पर? देखिए, चंद्रबाबू नायडू साहब बहुत पहले से ये प्रयास कर रहे हैं, और जैसा माहौल बनता जा रहा था कि इस बार पब्लिक ने ये तय कर लिया था कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर निकाल देना है। चंद्रबाबू नायडू साहब शुरू से ये प्रयास कर रहे थे, उसी के प्रयास की बदौलत आज 23 पार्टियां हम एक साथ हैं। रहा बाकी पार्टियों का, केसीआर साहब
मैं रसूल खान साहब की बहुत इज्जत करता हूं। उन्होंने कहा कि केसीआर साहब बिना किसी स्वार्थ के काम कर रहे हैं। निसंदेह स्वार्थ के बिना कोई काम नहीं करता है। अगर इतना ही बिना स्वार्थ के काम करना था तो फिर उन्हें थर्ड फ्रंट ये महागठबंधन में ही आना था। उन्हें क्या जरूरत था फेडरल फ्रंट के लिए भागने की। आबिद रसूल खान साहब, अब प्रेम कुमार जैन जी सवाल उठा रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ तो फायदा केसीआर साहब देख रहे हैं। जी फायदा जरूर देख रहे हैं। फायदा मुल्क की बेहतरी का देख रहे हैं, मुल्क की तरक्की का देख रहे हैं। और जो रीजनल पार्टीज़ हैं जिनको हर वक्त दबा दिया गया था बड़े पार्टियों के पावर में रहने से, तो उनके खुद अपनी एक इज़्ज़त का देख रहे हैं। मैं जैन साहब की बड़ी इज़्ज़त करता हूं, बड़ा अच्छा बात करते हैं। मगर यहाँ बात यह है कि आप कांग्रेस की छाया में जब जाके बैठेंगे तो कांग्रेस के स्टैंप के अंदर, कांग्रेस के एक ब्लॉक के अंदर आप पहुंच जाएंगे। उसी तरीके से अगर आप बीजेपी में जाएंगे तो बीजेपी के अंदर में पहुंच जाएंगे। ये सब हम देखे हैं, 60 साल कांग्रेस की हुकूमत देखे हैं, किस तरीके से वो अलाइज की इज्जत करती है, किस तरीके से अलाइज से अपना बर्ताव रखती है। उसी तरीके से हम बीजेपी का भी देखे हैं, किस तरीके से उनके अलाइज की इज्जत करें, किस तरीके से अलाइज उनके रोते रोते निकल गए हैं। तो ये हम चाह रहे हैं कि ये सब खत्म हो और रीजनल पार्टी जिनके पास नंबर्स हों, ये एक जगह आके अपने लीडर को चुने और वो लीडर सबको साथ लेकर चले। अगर साथ लेकर नहीं चलता है तो बदलने के साहब जो मिशन केसीआर लेकर उठे वो मिशन बहुत मुश्किल है। आप सिर्फ साउथ की अगर बात कर लीजिए तो स्टालिन ने पहले ही इशारा दे दिया पीएम राहुल गांधी का सपोर्ट करने के लिए कि अगर सीटें ठीक ठाक आती हैं तो राहुल गांधी का वो सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा ममता बनर्जी ने भी यही इशारा दे दिया है। हालांकि जगन मोहन रेड्डी ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। चंद्रबाबू नायडू भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी के नाम पर एक तरह से सहमत नजर आते हैं। तो जो मिशन केसीआर का है एक मुश्किल क्या आपको नजर नहीं आता है आबिद खान साहब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है और मुश्किलात का सामना करना हमारा फ़र्ज़ है आज के, क्योंकि मुल्क की बेहतरी के लिए और मुल्क के हिफाजत के लिए हमको सामना करना बहुत ज़रूरी है। बड़ी आसानी से हम कोई बड़ी पार्टी के साथ जुड़ जा सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, मगर हम वो चाह रहे नहीं। हम ये चाह रहे हैं कि मुल्क में एक थर्ड फ्रंट, फेडरल फ्रंट की हुकूमत बने और ये फेडरल फ्रंट की हुकूमत मुल्क को बेहतरी की तरफ ले गए और हमारे जो मुश्किलात हैं वो मुश्किलात को ख़त्म करे। मैं आपकी बात को बिल्कुल सहमत हूँ कि एक मुश्किल काम केसीआर साहब लिए हैं। कुमार तेलंगाना बनाना भी एक बहुत मुश्किल था, 2 MP के साथ उन्होंने तेलंगाना हासिल किया था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे 14 या 15, 16 जो भी MPs हमारे इंशाल्लाह आएंगे वो MPs के साथ वो ये भी बता देंगे कि फेडरल फ्रंट किस तरीके से बनता है और किस तरीके से सबको जोड़ा जाता है और किस तरीके से कलेक्टिव लीडरशिप मुल्क के सामने आ सकती है। बिल्कुल जैन साहब, आप कुछ रिएक्शन देना चाह रहे थे? सर मैं यही बोल रहा हूँ कि रसूल खान साहब जो बोल रहे हैं कि बिना कांग्रेस, बिना बीजेपी के वो फेडरल फ्रंट के लिए बना लेंगे, ये लगभग असंभव है। क्योंकि आज जो मुद्दा है वो ये मुद्दा है कि हमको किस तरह से बीजेपी के जो उन्होंने इस तरह से हर संस्थाओं के ऊपर कब्जा कर रखा है उससे दूर करने के लिए हम सबको मिलने की जरूरत है। उन सब में मिलने के लिए सबको अपना अहम और बहम छोड़ना पड़ेगा। जब तक ये अहम की लड़ाई होती रहेगी ये इसी तरह फेडरल फ्रंट बनता रहेगा और चलता रहेगा। जबकि मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि फेडरल फ्रंट कभी भी अपने हिसाब से सक्सेस नहीं हो सकता क्योंकि उनको ज्यादा पार्टियों का समर्थन प्राप्त नहीं है। बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान इकबाल अहमद साहब YSR कांग्रेस के लीडर हैं, वो भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ गए हैं। इकबाल अहमद साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। इकबाल साहब, चुनाव तो तकरीबन मुकम्मल हो गए, 7 फेजेस की जो पोलिंग थी तकरीबन वो मुकम्मल हो चुकी है और अब सबकी नजर एक तरह से नतीजों पर है कि आखिर नतीजे क्या होंगे। और न्यूज़ 18 उर्दू लगातार बता रहा है कि 6:26 पर सबसे सटीक एग्जिट पोल आने वाले हैं कि आखिर मुल्क का अगला वज़ीर आज़म क्या होगा या मुल्क की सियासत आखिर क्या कुछ करवट लेने वाली है। इस पर सबसे पैनी नजर न्यूज़ 18 उर्दू की, जिसके सबसे पहले एग्जिट पोल आने वाले हैं, सबसे सटीक एग्जिट पोल। इकबाल अहमद साहब, मेरा सवाल आपसे यही है कि जगन मोहन रेड्डी ने अभी तक एक तरह से अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उन्होंने अभी तक क्लियर नहीं किया कि वो किसके साथ जा रहे हैं, महागठबंधन के साथ या फेडरल फ्रंट के साथ, बीजेपी या कांग्रेस के साथ। अभी तक उन्होंने अपने पत्ते एक तरह से पूरे तौर से नहीं खोले और सबकी नजर जगन मोहन रेड्डी पर है।
जी हाँ, क्योंकि अगर आप देखें तो इस बार रीजनल पार्टी जो हैं, खुसूसन हमारे वाईएस और कांग्रेस पार्टी, और अगर आप देखें तो तेलंगाना में टीआरएस चंद्रशेखर राव साहब की पार्टी और उड़ीसा, ये सब मैं समझता हूं कि अहम रोल प्ले करने वाले हैं नेशनल पॉलिटिक्स पे। अगर आप देखें तो जगन मोहन रेड्डी साहब साफ लफ्ज़ों में बार बार बोल चुके हैं कि हमारे लिए अपने स्टेट के मुद्दा, हमारे स्टेट का जो मुद्दा जो है, स्पेशल स्टेटस जो है, जिस पार्टी वो स्पेशल स्टेटस पे साइन करेगी तो उस पार्टी को हम मदद देंगे। हमारे लिए हमारे आंध्र प्रदेश की तरक्की और डेवलपमेंट का मुद्दा हमारे लिए अहम बात है। लेकिन इकबाल साहब, दूसरी तरफ हम देखते हैं तो वहीं आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू काफी सरगर्म हो गए हैं। 5वें फेज के बाद ही उन्होंने मुलाकातों का दौर शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो वहीं आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू काफी सरगर्म हो गए हैं। 5वें फेज के बाद ही उन्होंने मुलाकातों का दौर शुरू कर दिया है। ये तो उनका जो मुलाकातों का दौर, वो एक 6 महीने या 1 साल से अगर आप देखें तो इन्होंने स्टेट में तो पहले जब 5 साल से जगन मोहन रेड्डी साहब लगातार एक ही मुद्दा, जब स्पेशल स्टेटस आंध्र प्रदेश के लिए चाहिए, ये हमारा मुद्दा था। इनकी इस मुद्दे को लेकर जगन मोहन रेड्डी साहब, हंगर स्ट्राइक्स हो, धरना हो, पूरी उनको अरेस्ट किया गया, काफ़ी उनके ऊपर जुर्म किया गया, हमारे पार्टी को एक मजाक उड़ाया गया। मगर ये भी कहा गया कि भाई स्पेशल स्टेटस की कोई ज़रूरत नहीं है आंध्र प्रदेश के लिए, एक पैकेज की ज़रूरत ठीक है। मगर जब ये मुद्दा जोर पकड़ने लगा, लोग इनके जगन मोहन रेड्डी के साथ आने लगे, तो फिर चंद्रबाबू साहब ने प्लेट पलटा और दोबारा यू टर्न लिया। यू टर्न वहीं से फेमस हुआ और 1 साल से उनको अब उनको लग रहा है, अब साफ जाहिर है, एक राइटिंग ऑन द वॉल है, दीवार पे लिखी गई है कि ये बात टीडीपी इस बार नहीं आएगी। एक जगन मोहन रेड्डी साहब 3650 किलोमीटर जो पदयात्रा करे हैं, इसके बाद पूरी अवाम इनके साथ है और यू टर्न ये बंदा लेते रहा है और इनको लगा है कि भाई टीडीपी को यहाँ आंध्र प्रदेश में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, ये आने वाली पार्टी नहीं है। प्रेम कुमार जैन, एक ही बंदा उनका, एक लगड़ा पार्टी राजगोपाल भाई, उनको चाहिए था कि आज वो सर्वे ठीक है। की प्रेम बात कुमार जैन जी रिएक्शन दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं कि भाई जी, ये आएगा, अपना आएगा। सर, अगर जगन मोहन रेड्डी साहब इतने ही, हाँ सर, जगन मोहन रेड्डी साहब अगर स्पेशल स्टेटस के लिए इतने ही जिम्मेदार थे या इतने ही सोच रहे थे, तो जब तेलुगु देशम पार्टी ने नो कॉन्फिडेंस वोट रखा पार्लियामेंट के अंदर, तो उन्होंने उसका साथ क्यों नहीं दिया? उन्होंने उसके अगेंस्ट में बायकॉट क्यों किया? और रहा ये इन्होंने जो कहा कि वॉल पे लिखा गया है कि टीडीपी नहीं आएगी, वो वॉल पे बहुत कच्चे स्याही से लिखा हुआ है, एक हल्की सी ओस की बूंदे भी उसको साफ कर देंगी। ये उत्तर मैं दूंगा। ठीक है इकबाल साहब, जल्दी से रिएक्शन दीजिए मुझे, फिर बार आबिद साहब के पास जाना। जी, कितने बार हमको इनको टीडीपी से कहा गया पार्लियामेंट में। हाँ जी, मैं इनका हमारे साहब का उत्तर दूंगा जी। जब तक टीडीपी को कहा गया पार्लियामेंट में, भाई आप हमारा साथ दो, हम मिलके लड़ेंगे, तो इन्होंने नहीं दिया। कितने बार नो कॉन्फिडेंस रखेंगे, हम सब मिलजुल कर, इन्होंने साथ नहीं दिया। और जब हम आखिरी हमारा जो वेपन था रेजिग्नेशन, उसके बाद इनको चाहिए कि पूरा क्रेडिट ये लें। ये टीडीपी पार्टी दिखावे के लिए, क्रेडिट टेकिंग, जो इसके लिए ये काम करते हैं। हालांकि मुद्दे को लेना उनका नहीं था। अगर आप देखें तो यू टर्न कब से शुरू हुआ? 5-6 महीनों से ये पूरा चौकन्ने हो गए, लोग हमारे तरफ हैं। और आप देखेंगे कि एक ही बंदा उनका, जो राजगोपाल, जैसा कि एक तोता साफ हो जाएगी जो दावा कर रहे हैं, एग्जिट पोल आने वाला है
कुछ एक देर और वेव इंतजार चल रही कीजिए, है न्यूज़ 18 उर्दू का YSRTP सबसे में। सटीक एग्जिट पोल आने वाला है। आबिद रसूल खान साहब, बहुत मुख्तसर में, जिस अजीम इत्तेहाद महागठबंधन या फेडरल फ्रंट की बात हो रही है, इससे हटकर अगर पीएम के चेहरे की हम बात करें, चाहे गठबंधन की अजीम गठबंधन की बात करें, महागठबंधन की अजीम इत्तेहाद की या फिर फेडरल फ्रंट की, इन सबसे हटकर पीएम के चेहरे पर मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगी। देखिए, आज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जो हालात मुल्क के हैं, इसमें हमको यूनाइट होना बहुत ज़रूरी है और एक दूसरे का साथ देना बहुत ज़रूरी है, और एक मुल्क के सेक्युलरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पे ये पार्टीज एकजुट होंगे और एक जगह बैठेंगे, वहाँ पे पीएम का भी सिलेक्शन होगा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का भी होगा, और कोई लीडर्स की कमी नहीं है। हर रीजनल पार्टी के पास बहुत एक्सपीरियंस्ड वरिष्ठ नेताज हैं, और जो लोग अपने अपने एरिया में अपने आप को प्रूव किए हैं और लोग पब्लिक का सपोर्ट हासिल करे हैं वो इलेक्शंस के थ्रू। मैं समझता हूं कि ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। जब ये बैठेंगे तो वो भी सिलेक्शन आसानी से होगा और एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर का होगा जो मुल्क को एक अच्छे तरीके से हुकूमत करें और सबको साथ लेके चलें। तो बिल्कुल और जिस दूसरी घड़ी बात का जो है, इंतजार मैं था, आपको वो चंद clear लम्हे उस बताना घड़ी में और चाहूंगा बचे हैं। कि आज जो सबसे अहम और सबसे सटीक बिल्कुल एग्जिट पोल न्यूज़ 18 उर्दू का आने एक वाला ही है। सेकंड में 6 बोलूंगा मैं। बजकर 26 मिनट पर छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस बार मुल्क का अगला वजीर आजम कौन होगा, तस्वीर साफ होने जा रही है। 6 बजकर 26 मिनट पर न्यूज़ 18 उर्दू का सबसे सटीक एग्जिट पोल देखिए।